क्लास 12th के डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी बोर्ड 2023 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, जिसका कोड था 316 ZB, इसके ग्रामर सेक्शन को यानी कि सेक्शन सी को हम कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अ फॉरनर। फॉरनर का मतलब होता है विदेशी। एक ऐसा विदेशी हु सेटल्स, जो सेटल हो जाता है, बस जाता है इन अ कंट्री, किसी देश में बस जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है और वो हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में आकर बस जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो जैसे कोई विदेशी अगर हमारे यहाँ पर बसने के लिए आ रहा है, जैसे ये मान लीजिए ये विदेश है, ये फॉरेन कंट्री है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से इंडिया में आ रहा है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, और दूसरा दिया है इमिग्रेंट, ठीक है। तो इन दोनों में एक कन्फ्यूजन सा रहता है बच्चों को कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आई एम आ रहा है, यहाँ पर प्रीफिक्स आ रहा है पहले वाले ऑप्शन में, इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है, इसका मतलब होता है इनटू। और यहाँ पर ये जो ई आ रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में, इसका मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब क्या होता है, आउट। इसका मतलब क्या होता है, आउट, यानी कि बाहर। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कोई विदेशी है जो हमारे यहाँ आ रहा है, मतलब किसी देश में बसने के लिए आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एमिग्रेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एमिग्रेंट। अगर सपोज करिए कोई हमारे देश से आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रांट। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन का मतलब तो आपको पता है, जो विदेशी होते हैं, विजिटर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला है। इसके बाद सेक्शन सी में पूछा गया है टू डाई इन हार्नेस। ये इडियम फ्रेज है और इडियम फ्रेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इडियम फ्रेज, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपका वो बी होगा, सी नहीं होगा, ये होगा बी। एक के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी ऑप्शन का क्वेश्चन होगा वो होगा इडियम फ्रेजेस से। टू डाई इन हार्नेस एक जो इडियम फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो ड्यूटी के दौरान क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब सर्विस के दौरान मर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, टू डाई, मर जाना, वाइल इन सर्विस, यानी सर्विस के दौरान मर जाना। जैसे कि हमारे जो सैनिक होते हैं, तो सैनिक कभी कभी क्या होता है, लड़ते समय, लड़ते लड़ते यानी सर्विस के दौरान क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उसको हम बोलेंगे टू डाई वाइल इन सर्विस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ, टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का यहाँ पर सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची पूछा गया है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी या फिर मेहनती होता है। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे, इस इमेज में ये जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा एक्शन कर रही है, कई काम एक साथ निपटा रही है। तो इस गर्ल को हम क्या बोलेंगे, डिलीजेंट बोलेंगे। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। दिल्ली के जो जेंट होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली में रहने वाले जो जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। तो इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रख सकते हैं आप, डिलीजेंट का मीनिंग। तो इसका जो सिनोनियम है वो इसमें पूछा गया है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एनर्जेटिक का मतलब ये होता है जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी होता है। डी में जो क्वेश्चन डी है उसमें पूछा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सिंटेक्स का जो एक चैप्टर है आपकी ग्रामर में, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स का मतलब होता है जो जानवरों का एक झुंड होता है, मवेशी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो खेत में चर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है। जैसे ये पूरा सेंटेंस दिया है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो कैटल्स है, कैटल्स है। क्योंकि ये जो कैटल वर्ड होता है इसमें कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है CATTLE कैटल। कैटल में कभी भी एस नहीं लगाते, अगर उसको हम प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं तब भी हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मवेशी चर रहे हैं तो कैटल जो होता है वो अपने आप में ही प्लूरल होता है, अपने आप में ही बहुवचन होता है, इसमें कभी भी एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें जो ग्रामेटिकल वर्ड जो एरर है जिसमें, वो कौन सा वर्ड है हमारा, कैटल्स। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट पूछा है द एंटोनियम ऑफ इनविटेबल। इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है निश्चित। इनविटेबल का मतलब एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसको टाला ना जा सके। जैसे कि डेथ कैसी होती, डेथ इज इनविटेबल। मृत्यु जो होती है वो कैसी होती, इनविटेबल होती है, उसको टाला नहीं जा सकता, वो निश्चित होती है। तो इसका एंटोनियम यहाँ पर पूछा गया है, इसका विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अवॉइडेबल। अवॉइड का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। एबल का मतलब योग्य, जो बचने के योग्य हो। और इनविटेबल का मतलब क्या होता है, जो बचने के योग्य ना हो, जिससे बचा ना जा सके। जैसे डेथ से कोई भी नहीं बच सकता है, डेथ कैसी होती है, इनविटेबल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच करना है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एग्ज़ाम में दो दिए होंगे, उसमें आपको एक ही ऑप्शन चूज करना होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे लिखा है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ धन स्पेयर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसका यहाँ पर हिंट भी मैंने दिया है। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये आपका RS है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो सैड या सैड टू को हम रिप्लेस करते हैं आस्क्ड से, और जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसको रिप्लेस किया जाता है इफ़ या वेदर से। तो यहाँ पर ये क्या बना, ये जो सेड टू हो गया इसको रिप्लेस कर दिया आस्क्ड से, ही आस्क्ड मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे इफ लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करके लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू जो है वो हमारा नोमिनेटिव केस है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो इसको सब्जेक्टिव केस में ही चेंज करना होगा। तो यू को जब हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, आई होगा। कैन इधर आएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोड हो जाएगा, स्पेयर सम मनी फॉर। अब मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को आर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट केस, इसको ऑब्जेक्ट केस में ही चेंज करना होगा। तो जब हम मी को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हमारा राइट बना, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। टीचर ने लड़कों से कहा कक्षा में शोर मत करो। तो ये इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, वो नेगेटिव में है, तो उसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो फॉरवर्ड से बना सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने लड़कों से मना किया है कि कक्षा में शोर मत करो। तो डू नॉट अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में आया है तो उस केस में हम सैड या सैड टू को रिप्लेस करते हैं फॉरवर्ड में। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना किया, और कामा इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस किया जाता है टू में। और जो डू नॉट होता है इसको हम बिल्कुल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं। तो इस हिंट के द्वारा ये बना, द टीचर सेड टू को रिप्लेस किया फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड हो गया, इसके बाद बॉयज हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे टू लगा दिया, और डू नॉट को हम बिल्कुल क्या कर देते हैं, इसमें हटा देते हैं। फिर क्या बचा यहाँ पर, मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो ये बना हमारा। इसका एक दूसरा तरीका भी बनाने का होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी भाव है, जो भी सेंस आ रहा है उसमें, अगर ऑर्डर का सेंस है, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर लगाएंगे, और रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, एडवाइज है तो एडवाइज लगाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है, आदेश है, सलाह है, प्रार्थना क्या है, तो उस केस में आप
सेड टू को रिप्लेस कर सकते हैं आस्क्ड से, ठीक है। आस्क्ड जो होता है वो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में भी लगता है, इसको इम्परेटिव में भी लगाते हैं। ध्यान रखना, इम्परेटिव में जब ये आस्क्ड होता है तो इसका मतलब पूछना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कहना। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, तो यहाँ पर आस्क्ड लगा दिया, सेड टू को हमने रिप्लेस कर दिया आस्क्ड से। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आस्क्ड द बॉयज, इसमें हम क्या करते हैं, जो डू नॉट होता है उसको हम कर देते हैं नॉट टू। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट टू। मतलब कामा इन्वर्टेड कामा को बिल्कुल हटा देंगे, जो डू नॉट होता है उसको हम कर देते हैं नॉट टू। तो टू यहाँ पर आएगा इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्ड से या फिर आस्क्ड से बना रहे हैं तो उस केस में नॉट टू होगा, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो ये बना। नेक्स्ट वन इज कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब इसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। एनी वन, किसी एक को कंबाइन करना है। इसमें दो दिए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है। एग्जाम में किसी एक को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि डायरेक्टेड में दिया गया है। जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसको आपको कंबाइन करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। ये सिंथेसिस का जो एक चैप्टर है उसी से क्वेश्चंस है। तो इसको यहाँ पर पहले इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हेयर्ड द न्यूज, उसने खबर को सुना। सी फैंटेड, वह बेहोश हो गई। तो इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेपोजिशन प्लस जीरंड से बनेगा। तो इसमें शुरू में क्या लगेगा, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो रहा है जिसमें ये तीन सेंटेंस हैं और इसी कंडीशन का कोई सेंटेंस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हियर्ड वर्ड दिया है, बीच में हियर्ड होगा, उसको हम जीरंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। जीरंड का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ठीक है, आईएनजी। और यहाँ पर ये क्या लगा, आपका प्रेपोजिशन ऑन लगा, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को ही फॉलो करता है, और जीरंड जो होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर हियर्ड का फर्स्ट फॉर्म किया हियर किया, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया जीरंड। तो ऑन हियरिंग, ये जीरंड बन गया हियरिंग, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़, यहाँ तक हमने लिख दिया ऑन हियरिंग द न्यूज़। इसके बाद यहाँ पर जोड़ा जाएगा ऑफ, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, ऑफ। ऑफ के बाद ये जो पहला सेंटेंस है इसको लिखेंगे हर हस्बैंड, ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ पर जो डाइड वर्ड है इसको हम दैट में चेंज कर देंगे, ठीक है, दैट मतलब इसका नाउन बना देंगे, और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। इसका मतलब हो जाएगा काकी के, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनने पर, कामा लगाकर जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसको ऐसे उतार देंगे, सी फैंटेड, वह मूर्छित हो गई या फिर बेहोश हो गई। तो ये बना आपका सिंपल सेंटेंस। इसके बाद जो दूसरा दिया है वो आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, तो लिखा है सम पीपल डाई फॉर सम नोबल काज। कुछ लोग जो होते हैं वो श्रेष्ठ कार्यों के लिए, कुछ ऐसे श्रेष्ठ कारण होते हैं जिनकी वजह से मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, वे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या किए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज से। सम पीपल, कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग जो कि मर जाते हैं। तो यहाँ पर सम पीपल है, ठीक है। इससे इसका एडजेक्टिव क्लास ये बना हु डाई फॉर सम नोबल काज। अगर हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या होता है, सजीव होता है, तो उस केस में हम हु से एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बना हु डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो कि कुछ नोबल काज की वजह से मर जाते हैं। तो ये आपका, ये जो रेड में है, रेड वाला जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि इस नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और क्लॉज जो होता है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखा जाता है जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद लिख दिया। तो सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल काज, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद दे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम पीपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर क्या बचा, आर, तो यहाँ आर लगा दिया, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इसका अर्थ हुआ कुछ लोग जो कुछ नॉवल काज के लिए मरते हैं,
प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स बना। नेक्स्ट वन इज चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। डिड यू सी हिम एस्टरडे, क्या आपने उसे कल देखा, क्या आपने कल उसे देखा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो ध्यान रखेंगे जो डिड होता है उसको पैसिव वॉइस में हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, वाज या वर में। तो यहाँ पर जो डिड है इसी डिड के स्थान पर क्या कर दिया, सबसे पहले हमने लगा दिया वाज लगा दिया। इसके बाद इसका एक रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शुरू में लाकर उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट बना दिया वाज ही। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सी जो है इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे सीन, तो वाज ही सीन। अब यू जो है यहाँ पर आएगा और इससे पहले क्या लगेगा यहाँ पर वाई यू। और ये जो एस्टरडे वर्ड होता है जो कि एडवर्ब होता है इसको हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। तो ये बना आपका पैसिव वॉइस, वाज ही सीन वाई यू एस्टरडे। नेक्स्ट वन इज तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तुलसीदास, इसका अर्थ क्या हुआ, तुलसीदास सबसे महान कवियों में से एक थे। ये डिग्री आपकी है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव हमने कैसे पहचाना, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके जो कम्स लेवल वाले वर्ड जो होते हैं उसके लास्ट में क्या होता है, EST होता है। और जो कम्स लेवल वाले वर्ड्स होते हैं, सॉरी जो अधिक लेवल वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके शुरू में आता है द मोस्ट। और जो कम्स लेवल वाले वर्ड्स होते हैं जैसे ग्रेट है, ग्रेट कम्स लेवल वाला वर्ड है, तो इसके लास्ट में EST जोड़कर क्या बनता है, सुपरलेटिव बनता है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इसकी यहाँ पर हिंट दी है, फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द वाली जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे। उससे पॉजिटिव ऐसे बनेगा, सबसे पहले जब हम सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू आएगा। इसके बाद आएगा सुपरलेटिव के बाद वाला नाउन, ये एन का मतलब हुआ नाउन और पी का मतलब हुआ प्रोनाउन। सुपरलेटिव के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन। अब जैसे ये सुपरलेटिव है ग्रेटेस्ट और इसके बाद नाउन क्या है हमारा, पोइट, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब आएगी, फिर एज आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसके बाद एज आएगा, इसके बाद ये शुरू वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो आएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, वेरी फ्यू लगाने के बाद लिखा है सुपरलेटिव के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन। तो सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट के बाद नाउन कौन सा है, पोइट्स, तो यहाँ लिखा जाएगा पोइट्स, वेरी फ्यू पोइट्स। अब यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर में, बी यानी कि वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या लगेगी, वर, क्योंकि यहाँ पर पोइट्स बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर। एज, इसके बाद यहाँ पर क्या है, एज के बाद फिर पॉजिटिव डिग्री। अब ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव क्या होती है, ग्रेट लगा दिया यहाँ पर, इसके बाद एज आ गया, फिर बाद में लिखा है नाउन या प्रोनाउन। ये शुरू वाला जो नाउन प्रोनाउन है तुलसीदास, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये डिग्री आपकी बन गई पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सिंटैक्स वाला जो चैप्टर है उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी आपने किया था कैटल वाला, ठीक है, कैटल वाला जो कि ऑप्शनल था, और यहाँ पर आपको इसको करेक्ट करना है। जैसे लिखा है करेक्ट एनी वन, किसी एक को करेक्ट करना है। एग्जाम में लिख के आएगा करेक्ट एनी वन, आपको किसी एक को ही करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेंटेंस करेक्ट कराए जाएंगे। जैसे ये सेंटेंस दिया है, मिल्क इज़ प्रेफरेबल देन टी, मिल्क इज़ प्रेफरेबल देन टी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है। अब यहाँ पर हिंट में दिया है जैसे कि पेरियर है, जूनियर है, सीनियर है, मतलब IOR पर समाप्त होने वाले जो वर्ड्स हैं। सुपरियर है, IOR पर समाप्त हो रहा है, इन्फेरियर IOR पे समाप्त हो रहा है, या फिर एक प्रेफर वर्ड है, ठीक है, और प्रेफरेबल है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेफरेबल वर्ड है, ठीक है। प्रेफर जो होता है वो वर्ब होती है और प्रेफरेबल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, एल्डर हो गया, ETC। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ आर फॉलोड बाई टू, जो हमेशा अपने साथ टू को फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर देन है, इस सेंटेंस में क्या दिया है, देन, और ये अपने साथ फॉलो क्या करेगा, टू, यहाँ होना चाहिए टू। तो ये सही बना यहाँ पर आंसर, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। नेक्स्ट वन इज ही हैड रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। तो इसमें क्या एरर है, जब भी सेंटेंस में एस्टरडे आपको दिखाई दे या फिर एगो आपको दिखाई दे जाए तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्टरडे वर्ड दिया है और यहाँ पर हैड दिया है, तो गलती कौन सी है, हैड को हटा देंगे और इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये बना ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। ग्रामर सेक्शन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा होमोफोन से। होमोफोन्स में क्या होता है, होमोफोन्स में जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, स्पेलिंग जो होती है वो अलग अलग होती है और उसका मीनिंग जो होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर लिखा है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आपको किसी एक पेयर का, निम्नलिखित जो पेयर्स हैं ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के जो निम्नलिखित पेयर्स हैं उनमें किसी एक का यूज करना है इन योर ऑन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस में, मतलब अपने अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है टू मेक द डिफरेंस, और आपको एक अंतर इसमें दिखाना है इन दियर मीनिंग क्लियर, ताकि उनका जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके। अब जैसे मान लीजिए इसमें दो पेयर दिए हैं, एक स्टेशनरी वाला है और एक साइड वाला है, तो आपको एग्जाम में किसी एक ही पेयर का यूज करना है, एक ही पेयर के जो वर्ड्स हैं उनका किसी सेंटेंस में यूज करना है, चाहे आप इसका कर लें या फिर इसका कर लें। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दोनों पेयर्स बताऊंगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी और स्टेशनरी को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है स्टेशनरी, एक स्टेशनरी है जिसमें आप देखेंगे ए है और इसमें ई है, इसमें डिफरेंस क्या है, ए और ई का, ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग जो है बिल्कुल एकदम अलग है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, एक ही स्थान में ठहरा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है वो कैसा होता है, ठहरा हुआ होता है, एक ही स्थान पर होता है। और इस स्टेशनरी का मतलब होता है जो लेखन सामग्री होती है, जो स्टेशनरी की दुकानें होती हैं जहाँ पर आपको इरेजर भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, पेंसिल भी मिलेगी, कॉपियाँ भी मिलेंगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। अब यहाँ पर इसको एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है या फिर इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टेशनरी में ए आ रहा है, पहले वाले स्टेशनरी में क्या आ रहा है, ए, और प्लेस में भी क्या आता है, ए आता है, और प्लेस कैसा होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, एक ही स्थान में ठहरा हुआ होता है। तो इस स्टेशनरी का मतलब ही होता है स्थिर या फिर एक ही स्थान में ठहरा हुआ। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, आप इसको भूल नहीं सकते। अब इसमें मैंने जो सेंटेंस यूज किए हैं और उन सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए हैं, बहुत ही सरल सिंपल छोटे से सेंटेंस यूज किए हैं। इसमें लिखा है दिस प्लैनेट इज स्टेशनरी, ये जो ग्रह है वो कैसा है, स्थिर है, एक ही स्थान पर ठहरा हुआ है। तो आप इतना केवल एग्जाम में लिख के आएंगे। एग्जाम में आपको इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये केवल आपको समझाने के लिए, आपको इसका मीनिंग याद कराने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, और ना ही आपको ये ट्रिक लिखनी है। आपको केवल इस वर्ड का यूज किसी सेंटेंस में करना है, जैसे ये मैंने किया है इस तरह से। अब ये जो स्टेशनरी है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये इरेजर है, और ये इरेजर, इरेजर की स्पेलिंग क्या होती है, ERASER होती है, इरेजर। तो इरेजर जो होता है इसमें शुरू में क्या आती है, ई बनती है, ध्यान रखेंगे, इसमें शुरू में क्या बनती है, ई बनती है। और इरेजर कहाँ मिलता है आपको, जो स्टेशनरी की दुकान होती हैं, जो लेखन सामग्री वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर मिलता है। तो ऐसे इसको मेमोराइज करेंगे, ऐसे इसको याद रखेंगे, और इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें ई आ रहा है वो इरेजर से इसको लिंक कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। तो यहाँ पर इस वर्ड का यूज सेंटेंस में किया है, द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी, जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो स्टेशनरी का डील करता है, मतलब स्टेशनरी का व्यापार करता है, स्टेशनरी को बेचता है। इस तरह से इस वर्ड का यूज सेंटेंस में कर देंगे, ठीक है। अब ये साइड वाला जो वर्ड है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक ये साइड दिया है SIT साइट, इसका मतलब होता है आप प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कार्यस्थल, कार्यस्थल, एक
स्थान होता है जहाँ पर कुछ कार्य हो रहा होता है, जैसे जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, पुल वगैरह जहाँ पर बनते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है साइट। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, साइट, सिट, हम किसी स्थान पर ही तो बैठते हैं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखेंगे SIT, सिट आ रहा है। सिट माने क्या होता है, बैठना। तो हम किसी स्थान पर ही बैठते हैं, तो इस साइट का मतलब क्या होता है, कोई स्थान या कोई एक ऐसा स्थान जो कंस्ट्रक्शन वाला स्थान हो, जहाँ पर कार्य चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो। और इस वाले साइड का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है कोई दृश्य, कोई जो नज़ारा होता है, जो दृश्य होता है, उसको भी साइड बोलते हैं। या जो दृष्टि होती है हमारी, जो आई की दृष्टि होती है, आँख की दृष्टि होती है, उसको भी हम साइड बोलते हैं। इसके दो मीनिंग होते हैं। तो इसको दोनों मीनिंग यानी दोनों सेंस में मैंने इस वर्ड का यूज अलग अलग सेंटेंस में किया है। ये पहला यूज है। इसमें आपके एग्जाम में केवल एक ही यूज लिख के आना। लिखा है द साइड इज अट्रैक्टिव। जो साइड है यानी कि जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आकर्षित है। और दूसरा सेंस दिया है इसमें, ही लॉस्ट हर साइड इन एन एक्सीडेंट। उसने एक दुर्घटना में अपनी अपनी जो साइड थी, अपनी जो दृष्टि थी, उसको खो दिया। लॉस्ट माने खो दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा ग्रामर का जो पोर्शन था, सेक्शन सी, इसको हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।